Hello everyone, myself Yashwari Yadav, you educator for psychology. आज फिर से हम बात करने वाले सिगमंड फ्रायड के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी या फिर व्यक्तित्व की संरचना। यानी कि हम एवरीडे में जो भी डिसीजन मेकिंग करते हैं, जो भी हमारी चॉइसेस है कैसे फाइनल होती है, उसमें हमारी पर्सनालिटी के कुछ कंपोनेंट्स है जो डिसाइड करती है। अब उन कंपोनेंट्स को, उस कॉन्सेप्ट को हम जानेंगे आज के सेशन में। इस पिक्चर को देख के आपको लग ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की संरचना। इस कंसेप्ट को स्ट्रक्चर ऑफ साइकी के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ साइकी, and this concept is given by Sigmund Freud. सिगमंड फ्रायड ने माइंड के लेवल्स के बारे में बात की कि भाई कॉन्शियस माइंड होता है, प्री कॉन्शियस होता है एंड अनकॉन्शियस होता है। ठीक है, उसके बाद उनका जो दूसरा बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन था वो था स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की। यानी कि उन्होंने पर्सनैलिटी की या फिर माइंड की या फिर साइकी के स्ट्रक्चर को भी डिवाइड किया, 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया। राइट, उसको भी हम देखेंगे। और वो 3 पार्ट्स कौन से होते हैं? इड, ईगो एंड सुपर ईगो। इड, ईगो एंड सुपर ईगो। सुपर ईगो, सुपर ईगो। अब इड क्या होता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, वन बाय वन हम इन तीनों को ही देखेंगे। जो इड होता है, इड को सिगमंड फ्रायड ने चाइल्ड लाइक कैरेक्टर से कंपेयर किया, यानी कि बच्चे के कैरेक्टर से कंपेयर किया है। जैसे बच्चा बहुत जिद्दी होता है ना, उसी तरह से जो इड होता है ये क्या होता है, एक तो ये बायोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होता है, यानी कि जैसे कि भूख लगना, किसी को प्यास लगना, तो ये जो सारे रिक्वायरमेंट्स होती है वो इड की होती है। और ये जिद्दी होता है, राइट, यानी कि इसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर इंस्टेंट प्लेजर की नीड होती है। राइट, उसके बाद अगर हम बात करें सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो को सिगमंड फ्रायड ने ग्रैंडफादर के कैरेक्टर से कंपेयर किया। तो जैसे हमारे ग्रैंडफादर होते हैं, फिर घर के जो भी बड़े होते हैं वो नैतिक या फिर मॉरल वैल्यूज पे बहुत फोकस करते हैं। जैसे कि हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, सभी की भलाई के बारे में सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए हमें। ठीक है, या फिर हम काफ़ी बार कुछ काम करके हमें एक गिल्ट फील आता है कि भाई मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मुझे किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए था। तो जो गिल्ट फीलिंग होती है, जो सही और गलत डिसीजन हम लेते हैं और सही और गलत के बीच में जो हम फर्क करते हैं, वो सारे डिसीजंस हमें सुपर ईगो, उन सारे डिसीजंस में सुपर ईगो का रोल होता है। राइट, और यानी कि इसके मॉरल स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं, सुपर ईगो के मॉरल स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं। फिर अगर हम बात करें ईगो की, तो ईगो को सिगमंड फ्रायड ने अडल्ट कैरेक्टर से कंपेयर किया। अडल्ट यानी कि जो घर का मुखिया होता है, जो डिसीजन मेकिंग का काम करता है, उससे कंपेयर किया। और ये बहुत रियलिस्टिक और रेशनल डिसीजन मेकिंग करता है, यानी कि ये इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है। अगर हम बात करें इड की, तो इड वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। इड प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। इसको सिर्फ सुख चाहिए होता है, या फिर प्लेजर या ग्रेटिफिकेशन से मतलब होता है कौन सी चीज रियल पॉसिबल है, कौन सी नहीं है, लोगों को क्या फर्क पड़ेगा, हम किसी की एक्सपेक्टेशंस को हर्ट कर रहे हैं नहीं, कितना नुकसान हो रहा है, हम अफोर्ड कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे उस प्लेजर को, इन चीज़ों से इसको फ़र्क नहीं पड़ता। जिस तरह से बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता, रियलिस्टिक और अनरियलिस्टिक के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता, उसी तरह से इड को भी सिर्फ ग्रेटिफिकेशन या फिर प्लेजर से मतलब होता है। उसके बाद अगर हम बात करें सुपर ईगो की, तो सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है। सुपर ईगो वर्क्स ऑन मोरल प्रिंसिपल, या फिर नैतिक सिद्धांत पर काम करता है।
नैतिक सिद्धांत पर काम करता है और इसके मोरल स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं, सही और गलत में फ़र्क समझाता है, हमें गिल्ट फीलिंग जो हमारी गलत भावनाएं हैं उनसे बचाता है। उसके बाद अगर हम बात करें ईगो की, तो ईगो वर्क्स ऑन रियलिस्टिक प्रिंसिपल, ये वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है। ईगो वर्क्स ऑन रियलिस्टिक या फिर रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल। वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। रियलिटी यानी कि वास्तविकता के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि जो चीजें रियल में पॉसिबल है, अब यहाँ पे हो सकता है कि इड इस तरह की डिमांड कर ले जो पॉसिबल नहीं हो पूरी करना, या फिर सोसाइटी में लोग एक्सेप्ट ना करें इसके डिमांड्स को, अगर हम पूरा करेंगे तो, ठीक है। तो ईगो क्या करेगा, इड और सुपर ईगो दोनों के बीच में बैलेंस करने का काम करेगी, ना तो इसको नाराज कर सकता और ना ही उसको नाराज कर सकता। ये रेशनल और रियलिस्टिक डिसीजन मेकिंग का काम करेगा, यानी कि ये इड की डिमांड भी पूरी करेगा और जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो की जो मॉरल प्रिंसिपल्स है, जो मॉरल स्टैंडर्ड्स है, उसको भी मेंटेन करने की कोशिश करेगा, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती है, फॉर एग्जांपल आपके घर का जो अडल्ट पर्सन है, जो मुखिया होता है, वो जो भी डिसीजन लेता है वो बड़ों, जो हमारे घर के बड़े लोग हैं उनकी वैल्यू भी मेंटेन करता है और जो बच्चे हैं उनकी डिमांड भी मेंटेन करता है। तो इन दोनों के बीच में क्या करने का काम करता है, ईगो बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। अब थोड़ा और ज़्यादा इस पिक्चर से हम समझ सकते हैं। फॉर ये यहाँ पे जो बच्चे को दिखाया गया है वो है इड। सुपर ईगो कौन है, यहाँ पे ग्रैंडफादर की कैरेक्टर से कंपेयर किया गया, ठीक है। पिक्चर में हो सकता है समझ नहीं आ रहा हो कि भाई अडल्ट है फिर बड़ा है फिर कौन है, और जो ईगो है ये देखो यहाँ पे इस सिंबल से आपको समझ आ रहा होगा कि भाई लॉ एंड ऑर्डर जैसा सिंबल दिखाया गया है कि ये रियलिस्टिक प्रिंसिपल पे काम करता है और इड और सुपर ईगो के बीच में बैलेंस बनाने का काम करता है, राइट। अब एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, इस पिक्चर में भी एग्जांपल से डिस्क्राइब किया गया है, जैसे कि इड है, फॉर एग्जाम्पल कोई मीटिंग चल रही, कोई सीरियस मीटिंग चल रही है, राइट, और मीटिंग शुरू हुई है 9 बजे और मीटिंग खत्म होगी शाम के 6 बजे। जो इड है, इड की डिमांड है कि इड को भूख लगी है, यहाँ पे लिखा है आई नीड टू इट राइट नाउ दिस सेकेंड, ठीक है, यानी कि इसको भूख लगी और इसको अभी खाना खाना है। जिस तरह से बच्चे जिद करते हैं रात में, अगर उनको रात के 2 बजे भी भूख लगती है तो पेरेंट्स उनकी डिमांड पूरी करते हैं, राइट। वो रोना शुरू कर देते हैं और समझते भी नहीं है, उनको सिर्फ अपने प्लेजर से, अपने ग्रेटिफिकेशन से मतलब होता है। तो इसी तरह इड भी यहाँ पे क्या कह रहा है, आई नीड टू ईट इट राइट नाउ। फिर उसके बाद जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो क्या कह रहा है भाई, यू कैन नॉट डू दैट बिकॉज यू आर इन द मिडिल ऑफ एन इम्पोर्टेंट मीटिंग। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम एक इम्पोर्टेंट मीटिंग का पार्ट हो, और अगर तुम अभी खाना ऑर्डर करोगे या फिर खाना खाओगे तो मीटिंग डिस्टर्ब होगी, और मीटिंग 9 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरे फिक्स है। यानी कि ये रूल्स की बात करता है कि भाई ये मीटिंग के रूल्स है और उन रूल्स को आपको फॉलो करने होंगे और मीटिंग को बीच में आप नहीं छोड़ सकते, राइट। फिर ये जो ईगो है दोनों के बीच में बैलेंस बनाने का काम करेगा, ये इड की डिमांड भी पूरी करेगा और सुपर ईगो को भी सुनेगा। अब ये क्या सजेस्ट करता है, बीच का रास्ता सजेस्ट करने का काम करेगा। ये बोलेगा कि भाई 2 बजे थोड़ा सा 5 या 10 मिनट का रिफ्रेशमेंट ब्रेक होगा तो उसमें आप कुछ खा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी भी डिमांड पूरी हो रही है और मीटिंग को भी बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। तो इसी तरह से जब हम एवरीडे में कोई भी चॉइसेस या फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमारे दिमाग के ये जो तीनों पार्ट है हमारी पर्सनैलिटी के, हमारी साइकी के, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ये आपस में स्ट्रगल करते रहते हैं एंड देन फाइनल डिसीजन ईगो द्वारा लिया जाता है, जो ज़्यादा रेशनल होता है और रियलिस्टिक होता है और सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्टेबल होता है, राइट। सो ये था सिगमंड फ्रायड का स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी वाला प्रिंसिपल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।